नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम अपने माहिरीन से जोड़ों पर गुफ्तगू कर रहे थे। आइए प्रोग्राम का सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं और पूछते हैं डॉक्टर हमज़ा आलम से कि ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस कौन सी बीमारी है और ये किन लोगों में कॉमन होती है। जी डॉक्टर साहब। अच्छा, मैंने जैसे शुरू में आपको साइन सिम्टम्स तो मैंने बताए थे कि हाथों के जोड़ों में दर्द होना, सूज जाना, सुबह उठते अकड़न होना और फिर वक्त के साथ साथ जैसे दिन गुजरता है बेहतरी आ जाना। ये यूजुअली उमूमी तौर पे होता थोड़े से यंग एज में, लेकिन किसी भी एज में हो सकता है। यानी कि ये मैंने 8 साल के बच्चे भी देखे हैं इस बीमारी के साथ, मैंने 90 ईयर्स की एज में भी लोगों को डायग्नोस होते हुए देखा है। यूजुअली ये फीमेल्स में कॉमन है कंपेयर टू मेल, लेकिन वो रेशो इतना ज़्यादा नहीं है। यानी कि अगर हम लोग देखेंगे 6 आउट ऑफ 4 यानी कि 60% फ़ीमेल्स होंगी केसेस, 40% मेल होंगे। इसकी क्या वजह है कि ये फ़ीमेल्स में कॉमन है? तो बहुत सी चीज़ें अनएक्सप्लेनेबल भी होती हैं, यानी कि बीमारी। अब यहाँ तो जेनेटिक फैक्टर इन्वॉल्व है उनके क्रोमोसोम्स की वजह से, या कोई और वजह है, ये अभी तक उस तरह से एक्सप्लेन नहीं हो पाया। अच्छा, जहाँ तक रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात है, गठिया की बात है, तो मेरे पास पेशेंट बेतहाशा आते हैं। मेरे पास यूजुअली यंग फीमेल्स बहुत आती हैं, ख़ास तौर से जो है 22-23 साल की एज के अंदर। बहुत सी परेशान होती हैं, बहुत सौ की शादी होने वाली होती है महीने बाद। बहुत से, जो मेरे पास एक प्लेयर आती है बैडमिंटन की जो इंटरनेशनल लेवल पे खेलती है, उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस डायग्नोस हुआ, जोड़ों में सूजन थी, दर्द था, वो परेशान थी। अक्सर लोग जो है एक साल गुजार देते हैं और वो अनडायग्नोज जाते हैं, चूँकि उनको समझ में नहीं आता है कि ये हो क्या रहा है। मुख्तलिफ़ लोगों के पास जाते हैं, जीपीज़ के पास जाते हैं, अक्सर गांव देहात में होते हैं, वहाँ रूमेटोलॉजी की एक्सेस नहीं होती, लोगों को समझ में नहीं आता। और कभी कभार जो किसी हकीम या होम्योपैथिक दवाइयों पे आ जाते हैं जिनके अंदर स्टेरॉइड्स मौजूद होते हैं, तो उस स्टेरॉइड से वो अपने आप को बेहतर महसूस करने लग जाती है। लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं कि वो पेशेंट जो है उनकी हड्डियां जैसे भुरभुरी हो जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, वेट गेन हो जाता है, शुगर ब्लड प्रेशर हो जाता है स्टेरॉइड्स की मुसलसल इनटेक के साथ साथ। अच्छा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के मेरे पास अगर 100 पेशेंट आए हैं तो उनमें से 70% वो हैं जो बहुत सालों से डिज़ीज़ को बर्दाश्त कर रहे होते हैं। उनके हाथ पैर टेढ़े हुए होते हैं, यानी कि अगर आप उनके हाथ देखेंगे तो एक आम इंसान डर जाएगा कि यार ये इस तरह से किस तरह से किसी के हाथ टेढ़े हो सकते हैं, किस तरह से जो है कोई इतना ज़्यादा कोई जोड़ किसी का डिस्ट्रॉय हो सकता है, ख़राब हो सकता है। तो ज़ाहिर यही रूमेटॉइड आर्थराइटिस में होता है कि वो आपके जॉइंट्स जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं। और मेजॉरिटी लोगों को चूँकि एक्सेस नहीं होता ट्रीटमेंट का, लोगों को अवेयरनेस नहीं होती कि भाई जाना किसके पास है, तो वो इस चीज़ को बर्दाश्त कर रहे होते हैं। बहुत से जो है फैमिलीज़ की इश्यूज़ के ऐसे बर्दाश्त कर रहे होते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ के ऐसे बर्दाश्त कर रहे होते हैं, या उनके शहर में नहीं आ पाते इसलिए जो है वो जोड़ अपने ख़राब कर बैठते हैं। अच्छा, ये ज़ाहिर एक ट्रीटेबल डिज़ीज़ है, ठीक है, ये ख़त्म नहीं हो सकती, ठीक है। ऑस्टियोआर्थराइटिस बेहतर हो सकता है और बहुत से लोग जो है ट्रीटमेंट लेके लाइफस्टाइल चेंज करके अक्सर नॉर्मल लाइफ में आते हैं, लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस कभी क्योर नहीं हो सकती, बेहतर हो सकती है। इसको हम ट्रीट करके आहिस्ता आहिस्ता बेहतर कर देते हैं। हमारा जो मेन गोल होता है कि पेशेंट को एक अच्छी लाइफ दें, पेन फ्री लाइफ दें, उसके जोड़ ख़राब ना हो, डिस्ट्रॉय ना हो, और हम स्टेरॉइड्स और पेन किलर जैसी दवाइयाँ कम से कम इस्तेमाल करें। अब हमारे पास पेशेंट आते हैं, अक्सर वो होते हैं जो लंबे अरसे से हकीमी होम्योपैथिक या स्टेरॉइड्स ले रहे होते हैं, और बहुत से होते हैं पेन किलर्स खा रहे होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल शुरू में आते हैं, और खुशकिस्मत लोग होते हैं जो बिल्कुल स्टार्टिंग में आते हैं, और उनको हम अच्छी तरह से ट्रीट करते हैं और वो बहुत बेहतर हो जाते हैं। अच्छा, जो दवाइयाँ इनके अंदर हम यूज़ करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा भारी भरकम दवाइयाँ होती हैं, यानी कि वो दवाइयाँ होती हैं जो आमतौर पे कीमोथेरेपी में यूज़ होती हैं, जैसे कि मीथोट्रेक्सेट हो गई या लिफ्लोनामाइड हो गई, ठीक है। और अक्सर एक आपने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का नाम सुना होगा, ये आजकल कोविड में भी यूज़ हुई थी, या टोसिलिजुमैब जो है, ये सब कोविड में भी यूज़ हुई है। तो ये बेसिकली इन्फ्लेमेशन कंट्रोल करती है। कोविड के अंदर भी बिल्कुल सेम चीज़ यही देखी गई थी कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है जिसकी वजह से लंग्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ऑर्गन्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इसी तरह आपके रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी जो इन्फ्लेमेशन होती है वही जोड़ों को डिस्ट्रॉय करी होती है। तो वही जो दवाइयाँ आप कोविड में भी दे रहे होते हैं, स्टेरॉइड, HCQ, टोसिलिजुमैब, वही इनमें भी दे रहे होते हैं बीमारी कंट्रोल करने के लिए। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो स्टेरॉइड है, ठीक है। स्टेरॉइड क्या है? वो बेसिकली आपको फौरी तौर पे इतना फिट कर देगा कि आपको लगेगा ही नहीं आपको कोई बीमारी है, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ठीक है। नंबर 1 वो शुगर करा सकता है, नंबर 2 वो हाइपरटेंशन करा सकता है, वो हड्डियाँ भुरभुरी कर देता है, इसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं।
ऑस्टियोपोरोसिस एक बहुत कॉमन चीज़ है। ये नॉर्मली 65 इयर्स की एज के बाद होती है फीमेल्स के अंदर। मेल में नहीं होती? मेल्स में भी होती है, ठीक है। मेल्स की जो कट ऑफ एज है वो थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है, 70-75, लेकिन ये फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होती है। जैसे ही वो हार्मोनल यानी कि मेनोपॉज आता है, जो हार्मोन्स होते हैं फीमेल्स के अंदर वो कम हो जाते हैं, तो बोन की प्रोटेक्शन ऑटोमेटिकली वो भी कम हो जाती है। तो फीमेल्स जो होती हैं वो फिर मोर प्रोन होती हैं कि उनकी हड्डियाँ भुरभुरी हो जाए। अच्छा, बहुत सी दवाइयाँ हैं जैसे स्टेरॉइड्स हो गई, कुछ कीमोथेरेपी की दवाइयाँ होती हैं, या जो जिन ख़वातीन की अर्ली हिस्टेरेक्टमी हो जाए, वो एट रिस्क होती हैं जल्दी अर्ली ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप करने में, जिनकी फैमिली हिस्ट्री होती है किसी रिस्क फैक्टर की या फ्रैक्चर की हिस्ट्री होती है इनकी मदर को या सिस्टर्स को, तो ये पेशेंट्स भी अर्ली ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप करने के उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस जो है एक वर्ल्ड वाइड चीज़ है, यानी कि आम तौर पे ये ख़वातीन में होता ही होता है। 65 प्लस में यूजुअली ये होने लग जाता है, प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। डायग्नोस करने के लिए ज़ाहिर हमारे पास डिफरेंट चीज़ें होती हैं। अगर फ्रैक्चर हो जाए किसी को ओल्ड एज के अंदर, या कोई लंबे अरसे से स्टेरॉइड ले रहा हो, तो हम उसको बगैर किसी टेस्ट के कह सकते हैं भाई प्रॉब्ली शी हैज़ ऑस्टियोपोरोसिस, चूँकि ये 1 साल स्टेरॉइड ले रही हैं, या इनको इस एज में फ्रैक्चर हो गया, और फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर ज़्यादा होते हैं, यानी कि बैठी हुई हों या थोड़ी सी हल्की सी माइल्ड सी स्ट्रेस दी, रिस्ट की बोन ब्रेक हो गई, ठीक है, या बहुत ज़्यादा आप ख़वातीन को देखते होंगे बुढ़ापे में उनकी कमर टेढ़ी हो रही होती है, आहिस्ता आहिस्ता स्लाउच कर रही होती है, यानी स्कोलियोसिस जो इस तरह से डेवलप कर रही होती है। तो ये सब बेसिकली क्या होता है, वर्टिब्राज आपके पिचक रहे होते हैं, ये सब ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से है। तो नंबर 1 चीज़ है कि फ्रैक्चर से बचना है, ठीक है। कैल्शियम इंटेक अच्छा होना चाहिए, ठीक है। आफ्टर द एज ऑफ 65 कहा जाता है कि आप कैल्शियम की लिया करें इंटेक, ठीक है। और ख़ास तौर से जो हमारी सोसाइटी है जो सब कॉन्टिनेंट की, इसमें जेनेटिकली भी हमारे पास कैल्शियम वाइटामिन डिफिशिएंट होता है, तो एक कैल्शियम की एडिक्वेट इंटेक बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके अलावा हम बोन प्रोटेक्शन के लिए दवाइयाँ देते हैं, ठीक है। वो बोन प्रोटेक्शन इस तरह से होती है कि वो आपके खून से कैल्शियम लेके आपकी हड्डियों में डिपॉजिट करके उसको मजबूत करती है। अच्छा, ऑस्टियोपोरोसिस एक खामोश बीमारी है, ठीक है। वो प्रेजेंट किस चीज़ के साथ करती है, फ्रैक्चर के साथ। जब फ्रैक्चर होता है, और जब किसी को 65 इयर्स की एज में किसी को वर्टिब्रल फ्रैक्चर हो जाए, फ्रैक्चर है, तो वो बेड बाउंड हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स में बहुत चांस होता है कि भाई वो वापस से उठ के खड़े हो पाए नहीं, तो उनके अंदर ज़ाहिर है उनकी मोर्बिडिटी बहुत बढ़ जाती है। यानी कि ऐसे पेशेंट बहुत चांस होता है कि वो कोई इन्फेक्शन डेवलप कर लें, या बेड बाउंड हो जाए, बेड सोर्स की वजह से कोई इन्फेक्शन डेवलप कर लें, फिर अल्लाह ना करे इंतकाल भी हो जाए। तो ये सब चीज़ें बहुत होती हैं कॉमन। तो बेस्ट इज़ टू ट्रीट एज अर्लीस्ट एज पॉसिबल। स्क्रीन कर लें पहले से, या अगर किसी के अंदर कोई रिस्क फैक्टर है उसको पहली स्क्रीन करके उसको एडिक्वेट ट्रीटमेंट दे दें ताकि वो बेहतर हो जाए। तो मैं ये पूछ रहा था कि कैल्शियम जो है इसमें मर्दों के लिए भी ज़रूरी है या जी नहीं? हाँ, दोनों के लिए ज़रूरी होता है। कुछ डोजेस होती हैं, ठीक है, यानी कि बच्चों के अंदर, यानी कि अगर आप देखते हैं किसी को कोई रिकेट्स हो गया या ऑस्टियोमलेशिया, तो उसको आप कंटिन्यूसली कैल्शियम देते हैं। और एक एज आती है सर्टेन जिसके अंदर आपने कैल्शियम एक मखसूस मकदार में देनी होती है कंटिन्यूसली, ठीक है। इलाके कि इसको कोई हिस्ट्री हो किसी स्टोन्स वगैरह की, लेकिन देनी होती है ताकि वो चीज़ जो है उसकी एक कंटिन्यू बैलेंस रहे। अच्छा, जिससे मैं पूछना था, रिकेट्स और बच्चों की जो ऑस्टियोमलेशिया बीमारी होती है, ये क्यों, क्या वजह क्या इसकी? इसकी तो खैर बहुत एक पेचीदा जेनेटिक चीज़ होता है। हाँ, है, कुछ बहुत सारे यानी कि डेफिशिएंसी जेनेटिक होते हैं। कुछ लोग मेल नरिश्ड होते हैं बच्चे, यानी कि आप देखेंगे गांव देहात के अंदर जो बच्चे होते हैं उनको वो चीज़ ग़िज़ा मिल नहीं पाती जो एक शहर के बच्चे को मिलती है, तो वो ऑटोमेटिकली ज़ाहिर उनके मेल नरिश हो जाते हैं। या किसी के अंदर कोई ऐसी बीमारी हो जिसके अंदर उसकी कैल्शियम वाइटामिन प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो रहा हाथों के ज़रिए, या वो बहुत ज़्यादा लूज़ कर रहा हो कैल्शियम वाइटामिन पेशाब के ज़रिए, तो बहुत सी बीमारी होती है। कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी बहुत होते हैं जो जिसकी वजह से रिकेट्स हो जाते हैं। ऑस्टियोमलेशिया जो है वो भी इसी तरह से है, लेकिन वो यूजुअली इसी तरह से कि किसी को डाइटरी डिफिशिएंसी है, वो प्रॉपरली ले नहीं रहा कैल्शियम वाइटामिन डी, या उसकी फैमिली हिस्ट्री चली आ रही है, तो ये बहुत बड़ी कॉज होती है। इसमें वही रिप्लेसमेंट करते हैं, हम कैल्शियम देते हैं, वाइटामिन डी सप्लीमेंट्स देते हैं, और कोशिश कहते हैं सूरज की रोशनी दिखाई जाए, वो भी बहुत ज़रूरी होती है। यानी कि सुबह की जो सूरज की रोशनी होती है, सूरज की किरण होती है, बहुत ज़रूरी होती है। और अगर रिकेट्स हो जाए किसी को और उसकी टांगें टेढ़ी होने लग जाए, तो फिर हमारा ये ऑप्शन होता है, उसको करेक्ट करने के लिए फिर हम ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास भेजते हैं। अब मैं आपसे पूछूंगा गाउट के बारे में। गाउट जो है वो उससे बचा कैसे जा सकता है? अच्छा, गाउट बीमारी क्या है, पहले तो ये मैं क्लियर कर दें हमारे नाज़रीन को। अच्छा, देखिए गाउट बेसिकली क्या होता है कि जब इंसान का नॉर्मली हमारे अंदर यूरिक एसिड मौजूद होता है, और यूरिक एसिड से
हर इंसान वाकिफ़ है, यानी कि किसी को भी उठा के बुलाएंगे ना यहाँ पे, पूछेंगे कि तुम्हें जोड़ों का कुछ पता हो, क्या है यूरिक एसिड की वजह से। तो ये इंसान के जहन में कि कोई भी जोड़ का दर्द होगा, चाहे वो ऑस्टियोआर्थराइटिस, तो वो सबसे यूरिक एसिड जहन में ले आता है और उसी का टेस्ट सबसे पहले कराता है। अच्छा देखिए, गाउट बेसिकली क्या होता है, एक बहुत ही सीवियर अटैक होता है, ठीक है। और यूरिक एसिड की बढ़ने की एक निशानी होती है कि किसी के बॉडी के अंदर यूरिक एसिड इस लेवल तक पहुंच गया कि वो जोड़ के अंदर डिपॉजिट हो गया है। आम तौर पे सबसे कॉमन मुतासिर वाला जोड़ होता है वो अंगूठे का जोड़ होता है, ठीक है। और यूजुअली ये एक जोड़ से ज़्यादा मुतासिर नहीं करता, लेकिन वेरी रेयरली 2 या 3 या 4 जोड़ भी मुतासिर कर सकता है एक साथ। गाउट के अलावा यही यूरिक एसिड पथरी के फॉर्म में किडनीज में भी डिपॉजिट हो सकता है। अच्छा, जब यूरिक एसिड इंसान का बढ़ जाता है तो हो सकता है किसी बीमारी की वजह से बढ़ रहा हो, किसी को कोई किडनी डिजीज़ हो, या कोई वो ऐसी पेशाब आवर दवा खा रहा हो जिसकी वजह से उसका यूरिक एसिड लेवल बढ़ रहा है, या उसकी लाइफस्टाइल ऐसी है कि वो बहुत ओवरवेट है, उसको जो है मॉर्बिड ओबेसिटी है जिसकी वजह से उसको जो है मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक बीमारी होती है जिसके अंदर यूरिक एसिड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। कहा जाता है यूरिक एसिड एक प्रिडिक्टर है कि किसी को फ्यूचर में कोई हार्ट अटैक, कोई इस तरह का इवेंट होने को एक प्रिडिक्ट कर सकता है। तो ये जो यूरिक एसिड जब बढ़ता है तो नंबर 1 चीज़ ये होती है कि अब गाइडलाइंस थोड़ी चेंज हो गई है, यानी कि अगर आपको गाउट का अटैक हो तो आपने जो है फ़ौरी तौर पे उस वक्त पेन किलर्स लेनी है, कुछ मखसूस दवाइयाँ लेनी हैं जिससे आपका यूरिक एसिड तो उतना ही रहेगा लेकिन उसका पेन बेहतर रहेगा। जब चीज़ें बेहतर हो, जब आपका जो सिम्टम होता है गाउट का, जब पैर अंगूठा सूज जाता है, बहुत इंटेंसली पेनफुल होता है, इतना पेनफुल कि इंसान व्हील चेयर पर आता है और इमरजेंसी भी विज़िट करता है अक्सर, तो उस जब वो सेटल हो जाता है 2-3 वीक्स बाद, फिर हम यूरिक एसिड कम करने की दवाइयाँ देते हैं जो मुख्तलिफ नामों से आती हैं, जिसके अंदर वो यूरिक एसिड आहिस्ता आहिस्ता फिर कंट्रोल करते हैं और फिर उसको बाद हम फॉलो अप करते हैं। इस दौरान पेशेंट को बहुत स्ट्रिक्टली एडवाइस करते हैं, जहाँ तक ज़रा खाने पीने की बात आती है परहेज़ के लिए, कि भाई आपने बड़े गोश्त से परहेज़ करना है, कुछ मछलियों से परहेज़ करना है, अगर आप शराब नोशी करते हैं उससे परहेज़ करना है, तंबाकू नोशी से परहेज़ करना है। और इसको डाइट्री एक एडवाइस करते हैं कि भाई ये चीज़ें आप खा सकते हैं, ठीक है, छोटा गोश्त आप खा लें, सब्ज़ियाँ खा लें, ठीक है। लेकिन अगर आपने बड़ा गोश्त खाया या बहुत सी इस तरह की चीज़ें खाएँ जैसे शराब और तंबाकू नोशी, तो उससे आपका यूरिक एसिड बढ़ता रहेगा। डॉक्टर काजिम, मैं आपसे पूछूंगा कि ये जो हील की बोर्ड होती है, बारीक से नोक निकल आती है, ये क्यों निकलती है और इसका इलाज क्या है? अच्छा, गुजारिश ये भी एक हमारे लोगों के अंदर मिसनोमर है कि अगर पाँव के तलों में दर्द होता है तो वो एक्सरे कराते हैं और वो कहते हैं देखो इसके अंदर जो है हील में जो है वो जो निकले हैं, नोक निकल आई है, वो जो कील निकला है और ये इस वजह से ही दर्द होता है। बेसिकली ये इसको हम अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं प्लांटर फिशाइटिस। ये एक पट्टा होता है जो उस जगह पे जो आपकी हड्डी कैल्किनियम में लगता है उसमें सूजन हो जाती है, और उसकी मेन वजूहात आपके जो शू वेयर जो आप पहनते हैं उसके ऊपर बड़ा इम्पोर्टेंट इसका एस्पेक्ट होता है। गुजारिश ये है कि एक तो ये है कि नंगे पाँव चलने से परहेज़ किया जाए, शूज़ आपके जो है वो सख्त वाले या बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो वाले ना हो जिसकी वजह से कंटिन्यूस प्रेशर लगे, उसकी वजह से दर्द हो। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है इसके अंदर, वो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करें और घर के अंदर भी कोशिश करेंगे नरम जूते उसका इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह इससे बेहतर हो जाते हैं। नाज़रीन, आपने हमारे माहिरीन से हड्डियों और जोड़ों से मुताल्लिक मुफीद मालूमाती गुफ्तगू सुनी। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हुआ चाहता है। हम अपने दोनों मेहमानों, कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर हमज़ा आलम और कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर काजिम रहीम का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की और हमसे अपनी मुफीद मालूमात शेयर की। अपने मेज़बान डॉक्टर मंसूर नूरानी को आइंदा हफ्ते तक किसी नए मौजू और किसी नए मर्ज़ पर गुफ्तगू के लिए अपने माहिरीन के साथ पेश होने की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।